गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए मैं आज हाजिर हूँ टॉपिक लेकर के समास। समास जो है आपके बोर्ड के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें कि आपके 4 क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, तो अभी आपके पास इतना समय बाकी नहीं है कि आप फिर से पूरा दोबारा से रिवाइज करें या दोबारा से आप नए सिरे से पढ़ना शुरू करें। तो मैंने आपके लिए समास से रिलेटेड एक ऐसा वीडियो बनाया है जिससे आपको आसानी से आप समास समझ पाएंगे या किसी भी समासित पद का समास विग्रह करना समझ जाएंगे। ठीक है, पहले समझिए समास होता क्या है। इससे रिलेटेड जो आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, इससे रिलेटेड आपके पास कम से कम एक क्वेश्चन हो सकता है कि आपके पास इसमें से आ जाए, तो इसको आप समझ लीजिए। पहले समास एक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है समेटना, यानी कि किसी भी वाक्य को जब हम एक शब्द में समेट देते हैं तो वहां पर आ जाता है आपका समास। और समास करने के बाद जो शब्द बनता है उसको बोलते हैं समासित पद। जैसे देखिए, एक शब्द मैंने लिया कमल नयन। कमल नयन एक वर्ड है, तो ये क्या है, समासित पद है। और समासित पद का अन्य नाम समस्त पद भी होता है। लेकिन जब हम इसका विग्रह करेंगे तो विग्रह क्या आएगा, कमल के समान नयन, है ना। विग्रह मतलब मैंने इस वाक्य को तोड़ करके क्या कर दिया, इस शब्द को तोड़ के क्या कर दिया, वाक्य बना दिया। तो ये यहाँ पर क्या हो गया, समास विग्रह। यानी कि अगर मान लीजिए मेरे पास एक सेंटेंस हो, हमारा इलाज करने वाला, है ना, हमारा इलाज करने वाला, तो उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा आपका चिकित्सक। ठीक है, चिकित्सक। अब इसमें जो चिकित्सक वर्ड है ये आपका है समासित पद, और ये जो आपका वाक्य था ये इसका है आपका समास विग्रह। ठीक है, अब आपके पास समास के जो प्रकार हैं, समास के प्रकार पूरी अगर हम देखें इसमें आपके कोर्स में, तो समास के जो 6 प्रकार प्रयोग किए गए हैं। एक समास है आपके पास अव्ययी भाव समास, उसके अंदर न्यंग समास को भी जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो अभी देखते हैं, मैं फ्लोचार्ट बनाती हूँ कि समास कितने प्रकार के होते हैं। स्टॉप इट। अब हम आते हैं समास के प्रकार कितने हैं। ठीक है, जैसे कि आपको मैंने बताया समास के 6 प्रकार हैं, तो मैं इनका यहाँ पर एक ऐसे सिंपली एक बना देती हूँ फ्लो चार्ट। पहला जो समास है उसको हम पढ़ते हैं अव्ययी भाव समास। ठीक है, दूसरा हमारा आ जाता है द्विगु, तीसरा है द्वंद्व। ठीक है, इनको लिखने का दूसरा तरीका भी है, द्विगु ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है, और द्वंद्व का भी लिखना है द्वंद्व या द्वंद्व, ऐसे भी लिखा हुआ हो सकता है। ठीक है, आपके इसके बाद 3 के बाद चौथा आ गया आपका कर्मधारय, 5वां है आपका तत्पुरुष, और 6ठा है आपका बहुव्रीहि। अब यहाँ पर इनको इस तरीके से लिखने का कारण कुछ और है, क्योंकि अगर आप देखोगे बुक्स वगैरह में तो हो सकता है ये सीक्वेंस अलग हो, लेकिन मेरा ये लिखने का कारण इसलिए है क्योंकि ये सरल से कठिन की तरफ है। आपका सबसे सरल जो समास है वो है अव्ययी भाव समास, उसके बाद द्विगु समास आता है, फिर द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष और बहुव्रीहि। बहुव्रीहि जो है वो बहुत अटपटा सा समास है, आपको इसमें बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि कर्मधारय और बहुव्रीहि में बहुत समानता होती है। अव्ययी भाव समास का पहचान ये है कि इसका पहला शब्द अव्ययी होता है। ठीक है, पहला शब्द अव्यय, यानी कि आप ऐसे देख सकते हो कि उन शब्दों में या तो न का प्रयोग होगा, नहीं का प्रयोग होगा, या फिर हो सकता है कि वहां पर आपके पास उपसर्ग दिखाई दे आपको। ठीक है, बहुत आसान तरीका है कि इसमें आप न या उपसर्ग ऐसे वाले जो शब्द आपको दिखाई देंगे उनमें आप क्या समझ जाएंगे कि वो क्या है, अव्ययी भाव समास है। बहुत आसान सा पहचान है इसकी। द्विगु समास, द्विगु में पहला पद जो है वो संख्यावाचक होता है। ठीक है, पहला पद क्या है, संख्यावाचक होता है, यानी कि जब आप तोड़ेंगे तो वहां पर क्या आएगा, वो संख्या आपको दिखाई देगी। ठीक है, अब द्वंद्व में क्या है, इनके बीच में योजक चिन्ह आता है। ठीक है, योजक चिन्ह यानी कि डैश दिखाई देता है आपको। उसके अलावा यहाँ पर जो है ये एक दूसरे के विलोम भी हो सकते हैं शब्द। ठीक है, ये जब विलोम होंगे तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पर जो है द्वंद्व समास प्रयोग हो रहा है। कर्मधारय में विशेषण और विशेष्य का प्रयोग होता है, विशेषण व विशेष्य का प्रयोग होता है। ठीक है, और तत्पुरुष में कारक चिन्ह छिपे होते हैं। तत्पुरुष के अंदर क्या होते हैं, कारक चिन्ह छिपे होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने पर ऐसे कुछ न कुछ बीच में छिपा होगा। जैसे मान लीजिए राजपुत्र
तो उसका विग्रह होगा राजा का पुत्र। का आ गया ना तो संबंध तत्पुरुष हो गया। अब बहुब्रीहि में क्या होता है कि यहाँ पर जो है अन्य पद प्रधान होता है, अन्य पद प्रधान होता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने बोला पीतांबर, पीत मतलब होता है पीला, अंबर मतलब होता है कपड़ा, है ना, पीला कपड़ा। अगर हम पीला कपड़ा बोलेंगे तब तो क्या हो गया कर्मधारय, क्योंकि पीला जो है विशेषण है और कपड़ा जो है उसका विशेष्य हो गया, तब तो अब आपका आ गया कर्मधारय। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बोल दूं कि पीला कपड़ा पहनता है जो, या पीले वस्त्र हैं जिसके, यानी कि कुछ और उत्तर आ जाएगा ना उसका, तो वहां पर आपका क्या होगा बहुब्रीहि। जब हम तोड़ते वक्त हम देखेंगे कि वो कैसे टूटा है। अगर सिंपल है कि पीला कपड़ा है ना, पीतांबर पीला कपड़ा, तो सिंपल वो कर्मधारय हो गया। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि जो या जिसका वर्ड अगर मैं यूज कर दूं तो वहां पर क्या होगा बहुब्रीहि समास होगा। आप ऐसे पहचान सकते हो जहां पर भी जो और जिसका शब्द प्रयोग होगा वहां पर आपका बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है, मैं इसका एक प्रॉपर वीडियो बना करके और इसका एक PDF बना करके मैं अपने चैनल पे अपलोड कर लूंगी। आप तब तक इसको देख करके कम से कम इतना कुछ इसका याद कर लीजिए ताकि आपके जो समास है वो आसानी से आपके समझ में आ जाए। अगले वीडियो में हम समास की पहचान नहीं करेंगे, समास के जो उदाहरण है उसमें से 50 उदाहरण मैं उठा लूंगी और उसमें हम लोग उसको सॉल्व करेंगे कि कैसे उसका उत्तर हम लोग ढूंढ सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।